नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नौकरी विद एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो बिना देर किए हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा रहेगा कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण यानी रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश की अगर बात की जाए तो ये 7 वर्णों का समूह होता है, यानी ऑप्शन डी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ये 7 वर्ण कौन कौन होते हैं, तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। अ, वैजानी है पिना वै बैजानी ह पिनाला पिनाला याद करने का ये ट्रिक है। हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। वै से हम लोग कह सकते हैं वैगनी, वै से हो जाएगा बैगनी बैगनी। और जा से अगर देखा जाए तो जा से हम लोग जामुनी बोल सकते हैं, जामुनी बोलेंगे। और नी से हो जाएगा नीला, नी से हो जाएगा नीला। और सॉरी नीला हो जाएगा नीला। और ह से हरा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। पी से पीला हो जाएगा, पी से पीला। और ना से नारंगी हो जाएगा, नारंगी। और अगर ला से बात करें तो ला से लाल हो जाएगा, ला से लाल हो जाएगा। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की बात करें तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की अगर बात करें, तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य जो होता है लाल तरंग का होता है। और सबसे कम की अगर बात करें तो बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ये याद करने का ट्रिक है, मतलब लगातार ये बढ़ते क्रम में तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। बैगनी, उसके बाद जामुनी, नीला, हरा, उसके बाद पीला, नारंगी, और उसके बाद लाल। और स्पीड की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीड लाल रंग का ही होता है, स्पीड सबसे अधिक होता है इसका, स्पीड भी सबसे अधिक होता है लाल रंग का। और स्पीड का फार्मूला, प्रकाश के वेग का फार्मूला होता है v बराबर n इंटू लेमडा, सॉरी लेमडा होता है। लेमडा को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लेमडा होता है v बराबर n इंटू लेमडा। तो इससे सिद्ध होता है कि जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा उसका वेग भी सबसे अधिक होता है। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र किसकी तरह कार्य करता है। मानव नेत्र की अगर बात करें तो यह कैमरे की भांति कार्य करता है, यानी ऑप्शन सी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र जो होता है ये कैमरे की भांति कार्य करता है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मानव में पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करने का कार्य करता है परितारिका। परितारिका जो होता है ये पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। इसे हम लोग आइरिस भी बोलते हैं, इंग्लिश में आइरिस होता है। आइरिस जो होता है ये पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। और पुतली की अगर बात करें तो ये तेज प्रकाश में अगर बात करें तो ये सिकुड़ जाती है, तेज प्रकाश में सिकुड़ती है। और वहीं बात की जाए जब कम प्रकाश रहे यानी अंधेरे में ये फैल जाती है, अंधेरे में ये फैलती है। तो ये फैलाने और सिकुड़ाने का कार्य कौन करवाता है, तो परितारिका के द्वारा करवाया जाता है, यानी ऑप्शन बी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्गों में बट जाती है क्योंकि, तो प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश जो होता है ये अलग अलग 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है। इसका कारण यह है कि श्वेत प्रकाश जो होता है ये 7 वर्णों का मिश्रण होता है। यानी अगर देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से तो विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, विचलन भी अलग अलग होता है, यानी ऑप्शन डी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जो होता है 7 वर्णों का मिश्रण होता है, जिसमें सभी वर्णों का जो तरंगदैर्ध्य होता है अलग अलग होता है, जिसमें बैगनी का सबसे कम होता है और लाल का सबसे अधिक होता है। और इसका आवृत्ति भी, मतलब आवृत्ति अलग अलग होता है। बैगनी का आवृत्ति जो होता है, बैगनी की अगर बात करें तो इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, आवृत्ति जो होता है सबसे अधिक होता है बैगनी का, सबसे अधिक होता है बैगनी का। और लाल का जो होता है, लाल का
सबसे कम होता है, लाल का सबसे कम होता है आवृत्ति। तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है लाल का, बैंगनी का कम होता है। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। मानव नेत्र में अगर बात करें तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, यानी ऑप्शन बी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन की अगर बात करें तो पक्षाभि द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन सी पक्षाभि। इसे हम लोग सिलियरी मांसपेशी के नाम से जानते हैं, सिलियरी मांसपेशियों से इसका नियंत्रण किया जाता है। सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा इसका नियंत्रण मानव अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित, यानी फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने का कार्य किया जाता है। यही जो गुण होता है इसमें मानव नेत्र के लेंस में, जो कैमरे से इसको अलग करता है। इसमें बढ़ाने और घटाने का गुण पाया जाता है, जबकि फोटो कैमरा में जो लेंस होता है उसका फोकस दूरी नियत होता है। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, यानी सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है। तो हमने बताया कि लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन ए हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इसकी तरंगदैर्ध्य की अगर बात करें तो तरंगदैर्ध्य लगभग 625 से लेकर 740 नैनोमीटर तक होता है। 740 नैनोमीटर तक इसका तरंगदैर्ध्य होता है, जो कि सबसे अधिक होता है। और सबसे कम तरंगदैर्ध्य की अगर बात की जाए तो बैंगनी का होता है, लगभग 370 से 425 के आसपास होता है इसका नैनोमीटर, इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है, जो कि सबसे कम होता है, बाकी सबका बीच में होता है, यानी ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है लाल किरण का। आगे प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य परितारिका का होता है, यानी ऑप्शन डी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। परितारिका को हम लोग आइरिस के नाम से जानते हैं, आइरिस कहते हैं। और आइरिस जो होता है ये नेत्र का रंगीन भाग होता है, नेत्र का रंगीन भाग होता है आइरिस, यानी इसी के कारण परितारिका यानी आइरिस के कारण ही मानव नेत्र का रंग निर्धारित किया जाता है। अलग अलग वर्ण होते हैं मानव नेत्र में, जैसे किसी का ब्लैक दिखता है तो किसी का ब्राउन दिखता है, और कभी किसी का ब्लू भी दिखने लगता है, मतलब ऐसा रंग होता है आइरिस का। तो ये आँख का रंग बताता है आइरिस का रंग ही आँख का रंग निर्धारित करता है। आगे प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा रोग होता है। तो जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र की अगर बात करें तो उसमें दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी ऑप्शन ए हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। निकट की वस्तु जिसमें साफ नहीं दिखाई देती है उसमें दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है, और निकट दृष्टि दोष जो होता है इसमें दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती है। और दूरदृष्टि दोष में अगर बात किया जाए तो इसका उपचार के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। उत्तल लेंस लगे चश्मे का यूज करते हैं हम लोग दूरदृष्टि दोष में, उत्तल लेंस लगे चश्मे का यूज किया जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पर बनता है, यानी ऑप्शन सी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, और रेटिना के जो बाहर प्रतिबिंब बनने लगता है तब दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। जब रेटिना के बाहर जब प्रतिबिंब बनेगा तो दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होगा, दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होगा। और जब रेटिना के अंदर प्रतिबिंब बनता है, जब अंदर बनता है तब निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है जब अंदर प्रतिबिंब बनता है रेटिना का,
तब। आगे प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है। यानी सामान्य नेत्र की अगर बात की जाए तो दूर बिंदु का सीमा तय नहीं होता है, यानी अनंत होता है। यानी ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। हम अपने स्वतंत्र रूप से अगर नेत्र से देखना चाहें तो अनंत दूरी तक देख सकते हैं, कोई इसका सीमा नहीं है। वहीं निकट ये नज़दीक की बिंदु की अगर बात की जाए तो नज़दीक बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। नज़दीक बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर के और नज़दीक अगर आएंगे तो वस्तु धुंधली दिखाई पड़ने लगेगी। आगे प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव की अगर बात करें तो टिंडल प्रभाव जो है ये प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना को व्यक्त करता है, यानी ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। टिंडल प्रभाव आखिर होता क्या है, तो टिंडल प्रभाव जब प्रकाश की किरणें कोलाइडी कण से टकराती है तो इधर उधर बिखर जाने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। और इसी घटना को हम लोग प्रकीर्णन भी, यानी लाइट का इधर उधर बिखरने की घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी ये जो टिंडल प्रभाव होता है ये ज़्यादातर कुहासा में, कुहा और ऐसे धूल कण में देखने को मिलता है। धूल कण में देखने को मिलता है टिंडल प्रभाव, ठीक, प्रकाश का। आगे प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति साफ साफ देख सकता है। यानी निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है यह निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को अच्छी तरह से नहीं देख सकता है। यानी निकट की वस्तु को ये अच्छी तरह से देख सकता है। ऑप्शन डी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। जो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति होता है यह अवतल लेंस लगा चश्मा का यूज करता है। अवतल लेंस लगा चश्मा का यूज करता है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति। आगे प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्योंकि श्वेत प्रकाश जो होता है ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। 7 रंगों का मिश्रण होता है, इसलिए जब प्रिज्म से इसको गुजारा जाता है श्वेत प्रकाश को तो ये अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यानी सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। यानी ऑप्शन ए हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। तभी बारिश के बाद कभी कभी हम लोग को इंद्रधनुष देखने को मिलता है जिसमें 7 अवयवी रंग मौजूद होते हैं। प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस की अगर बात करें तो ये दीर्घ दृष्टि दोष में, यानी दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष में होता क्या है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। यानी ऑप्शन ए हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्नों को देखते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। खतरे का संकेत का प्रकाश की अगर बात की जाए तो लाल रंग का होता है। यानी ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। यानी लाल रंग आखिर क्यों होता है खतरे का संकेत, क्योंकि इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है, तरंगदैर्ध्य जो होता है, तरंगदैर्ध्य जो होता है ये सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्ध्य जो होता है सबसे अधिक होता है। इसका वेग भी सबसे अधिक होता है। वेग जो होता है सभी प्रकाश के किरणों से, मतलब सभी रंग के प्रकाश के किरणों से अधिक होता है लाल रंग का। इसलिए खतरे का निशान जो होता है लाल रंग से वर्णित होता है। और सबसे कम की अगर बात की जाए तो सबसे कम होता है बैगनी का। आगे प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र किसकी तरह व्यवहार करती है। मानव नेत्र जो है यह किसकी तरह व्यवहार करती है, तो ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। यानी ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्यों करती है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार, क्योंकि मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 18 नंबर। सामान्य नेत्र में के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। यानी सामान्य नेत्र के रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है तो ये जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है। ये ऐसे भी हम लोगों को पता है कि उत्तल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। यानी ऑप्शन सी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। और मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है, इसलिए इसमें वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हमारा जो दिमाग से इसका कनेक्शन होता है तो वो क्या करता है, दिमाग इसे सीधा दिखाने की प्रवृत्ति प्रदान करता है। आगे प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन
फोकन की न्यूनतम दूरी क्या है, तो न्यूनतम दूरी की अगर बात करें तो 25 सेंटीमीटर होता है, यानी ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। और अधिकतम बिंदु अगर कह दे तो हम लोग कह देंगे कि अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, इसको पता नहीं है। ठीक, आगे प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। स्पेक्ट्रम कहने का मतलब है श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त करना, यानी बांटने का कार्य कौन करता है, तो प्रिज्म करता है। ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का चश्मा बना होता है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति का चश्मा की अगर बात करें तो यह उत्तल लेंस का बना होता है, यानी ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि दोष वाला आंख जो होता है, दूरदृष्टि दोष वाला आंख जो होता है ये साफ साफ दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, यानी ऑप्शन ए हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। और ये निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति। आगे प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में निकट की बिंदु और दूर की बिंदु दोनों प्रभावित होती है, यानी नज़दीक का भी वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है और दूर का भी वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए इसमें बाईफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है। इसमें उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस लगा होता है, उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस लगा होता है, जिससे दूर और नज़दीक दोनों की वस्तुएं दिखाई पड़ जाती है आसानी से। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 24 नंबर। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है। तो श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे कम विचलित होने वाला वर्ण है लाल रंग और सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका वेग भी सबसे अधिक होता है, इसलिए यह कम विचलित होता है और इसीलिए इसको खतरे का चिन्ह के रूप में यूज किया जाता है लाल रंग का। आगे प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में अगर बात किया जाए तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न 26 नंबर। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को क्या कहते हैं। तो प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। इसमें प्रकाश जो श्वेत प्रकाश होता है अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो विभिन्न किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होने का कारण होता है कि विभिन्न रंगों का प्रकाश जो होता है कांच में विभिन्न चाल से चलता है और इसका तरंगदैर्ध्य अलग अलग होता है, इसलिए इसका विचलन अलग अलग होता है, यानी ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। विभिन्न रंगों का प्रकाश जो होता है कांच में विभिन्न चाल से चलता है, अलग अलग चाल होता है। आगे प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नलों की व्याख्या की अगर बात करें तो सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में किया जाता है, यानी ऑप्शन सी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। जो भी नेत्र के द्वारा सिग्नल मिलता है ये मस्तिष्क के पास पहुंचाया जाता है, यानी ऑप्शन सी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन की अगर बात करें तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर इसका अपवर्तन होता है, यानी ऑप्शन सी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी।
तो यानी ये लेंस से क्वेश्चन कर दिया है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता बताना है। यानी क्षमता की अगर बात करें तो क्षमता क्या होता है, लेंस की क्षमता की अगर बात करें तो क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है 1/f। जो क्षमता जो इसमें फोकस दूरी होना चाहिए ये मीटर में होना चाहिए, लेकिन दिया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में से पहले इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो मीटर में आ जाएगा 1/5 मीटर। अब इसमें लिखते हैं एफ के जगह पर लिख देते हैं 1/5 मीटर, 5 ऊपर चला जाएगा यानी 5 डायप्टर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या, एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायप्टर होता है, डायप्टर। और डायप्टर को कैसे व्यक्त किया जाता है, तो डी से व्यक्त किया जाता है। डी से व्यक्त करते हैं, बड़ा वाला डी से, यानी ऑप्शन हम लोग का डी सही आंसर हो जाएगा। 5 डायप्टर हो जाएगा इसका क्षमता। आगे प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं। यानी प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को हम लोग कार्निया या स्वच्छ मंडल के नाम से जानते हैं। कार्निया भी बोला जाता है या स्वच्छ मंडल बोला जाता है। ऑप्शन सी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। कार्निया से होकर प्रवेश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। आगे प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष की अगर बात की जाए तो इसमें 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष आखिर बनता कैसे है, तो जब वर्षा होती है तो वर्षा की बूंदें जो होती है बादलों में कुछ बूंदे मतलब लटकी हुई होती है जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो सूर्य का प्रकाश जो होता है श्वेत प्रकाश होता है, और जो बूंद से होकर श्वेत प्रकाश गुजरता है तो अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसलिए इसमें 7 रंग दिखाई पड़ता है। ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसीय लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। यानी किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने फोकसीय लेंस द्वारा दूर किया जाता है। यानी इसमें जरा दृष्टि दोष होता है, इसमें दूर बिंदु और निकट बिंदु दोनों प्रभावित होता है। यानी ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। द्विफोकल लेंस यानी बाईफोकल लेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगा होता है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 34 नंबर। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक झुकाव, देखिए जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, ये प्रिज्म है, इस यहाँ से अगर श्वेत प्रकाश को गुजारा जाएगा, श्वेत प्रकाश को गुजारा जाएगा तो ये अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त होगी। तो अवयवी 7 रंगों में जब विभक्त होती है तो सबसे नीचे जो होता है, सबसे जो नीचे होता है, सबसे ज़्यादा झुकाव जिसका होता है वह कलर होता है बैगनी का। बैगनी का सबसे अधिक झुकाव होता है, और सबसे कम झुकाव जो होता है वो लाल का होता है। तो बैगनी सबसे अधिक क्या झुकाव होगा, बैगनी में सबसे अधिक झुकाव होगा, यानी ऑप्शन डी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। लाल रंग में सबसे कम होता है, सबसे कम किस में होता है, तो लाल में सबसे कम होता है, लाल रंग में। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। तो ये नीला रंग का जो प्रकाश होता है, इनमें अगर देखा जाए तो बैगनी के बाद नीला ही आता है। बैगनी के बाद क्या आता है, बैगनी के बाद जामुनी आता है, उसके बाद नीला। यानी ये जो प्रकाश है, हरा है, लाल है, नारंगी, ये सबसे नीचे आता है नीला। यानी नीला रंग को सबसे अधिक प्रकीर्णित करेगा, बिखेरेगा। यानी ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई पड़ता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यह घटना होती है कि सूर्य उगने से 2 मिनट पहले, वास्तविक सूर्योदय जो होता है उससे 2 मिनट पहले ही सूर्य हमें दिखाई पड़ने लगता है। तो ये कितने मिनट पहले होता है, तो 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले। यानी ऑप्शन ए हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में।
तो जब सूर्य उगता है यानी सूर्योदय होता है तो उसके 2 मिनट पहले ही दिखाई पड़ जाता है। तो यह घटना किस कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है और 2 मिनट पहले हम लोगों को सूर्य दिखाई पड़ने लगता है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 37 नंबर। नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है। नेत्र गोलक की आकृति की अगर बात करें तो नेत्र गोलक की आकृति गोलाकार होती है, यानी ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। लगभग गोलाकार होता है, पूर्ण गोलाकार नहीं होता है, लगभग गोलाकार होता है। आगे प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव की अगर बात करें तो टिंडल का प्रभाव जंगल में देखा जा सकता है। कैसे जंगल में देखा जा सकता है? तो जंगलों में बहुत सारे पेड़ होते हैं और उनके पत्तियों से जो संकीर्ण छिद्र होता है, जैसे पत्ती से के कुछ भागों से गैप से सूर्य का प्रकाश जब निकलता है तो सूर्य का प्रकाश में हमें कुछ कणों को देखने को मिलता है। तो वही घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो जंगलों में हम देख सकते हैं, बाजार में नहीं देख सकते हैं, खेतों में नहीं देख सकते हैं, इनमें से तो सभी नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 38 नंबर। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, क्या कहलाती है? तो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे हम लोग परितारिका कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। इसे आइरिस भी बोला जाता है। ठीक, आयरिस भी बोला जाता है, यानी परितारिका को आयरिस बोला जाता है। ये कार्निया के पीछे एक संरचना होता है। आगे प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। बोला सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण जो होता है वायुमंडल होता है। इसमें बहुत सारे सूक्ष्म कण क्या होते हैं? मिले होते हैं और ये विषमांगी मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन ए हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। परितारिका नियंत्रण करती है। परितारिका जो है, परितारिका ये पुतली के साइज को नियंत्रित करने का कार्य करती है। आइरिस जो है ये पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, घटाती है और बढ़ाती है। जब तेज प्रकाश होता है तो पुतली के साइज को कम कर देता है, और जब ज़्यादा प्रकाश होता है, जब कम अंधेरे में जाते हैं तो पुतली का साइज जो होता है बड़ा हो जाता है। तो कभी कभी हम धूपा से सीधे डायरेक्ट अगर अंधेरे में थोड़ा धूपा से अगर अंदर आते हैं कमरे के अंदर तो हमें अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो पुतली का साइज जो होता है अंधेरे में छोटा हो जाता है, जो प्रकाश में जब हम रहते हैं तो छोटा हो जाता है, तो वो एकाएक नहीं बढ़ पाता है, धीरे धीरे नियंत्रित कर पाता है। इसके कारण कभी कभी हम अगर धूप से कमरे के अंदर जाते हैं तो एकदम अंधेरा सा दिखाई पड़ने लगता है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो होती है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं रेटिना में पाई जाती है, यानी ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 43 नंबर। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तब विद्युत सिग्नल की अगर बात करें तो यह प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करती है, यानी ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश सुग्राही के द्वारा विद्युत सिग्नल, यानी ये माइंड के पास यानी दिमाग मस्तिष्क के पास सिग्नल को भेजने का कार्य करती है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 44 नंबर। जिस दृष्टिकोण के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, मतलब किस दृष्टिकोण के निवारण के लिए, दृष्टिदोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस, मोतियाबिंद की स्थिति कब होती है? जब क्रिस्टलीय लेंस पर क्या होता है, या तो दुधिया हो जाता है या उस पर धुंधलापन छा जाता है, यानी ए और बी हम लोगों का दोनों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी हमारे आंखों में क्या होता है, मतलब धुंधला हो जाता है, आंखों का जो आइरिस ये ऊपर वाला पुतली वाला ब्लैक वाला भाग होता है, इस पर दुधिया कलर छाने लगता है या धुंधला होने लगता है। इसी दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद बोलते हैं। यानी मोतियाबिंद में क्या होता है, आँख का जो रेड वाला भाग ब्लैक वाला भाग होता है, इस पर धुंधलापन छाने लगता है। और ये कब होता है? तो अक्सर बुढ़ापे के समय में, उम्र ढलने के साथ साथ ये होने लगता है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो वायुमंडल में प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन करने वाला रंग जो है वो हो जाएगा, सबसे अधिक तो बैगनी होगा,
सबसे अधिक बैगनी होगा, लेकिन बैगनी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोगों का नीला हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो सबसे पहले ये प्रयोग, मतलब कांच के प्रिज्म का प्रयोग आइजक न्यूटन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन ने 17वीं शताब्दी के अंत में यह प्रयोग किया था। प्रिज्म के सहायता, यानी कांच के प्रिज्म की सहायता से श्वेत प्रकाश को 7 अवयवी रंगों में वर्णित करने का व्याख्या किए थे न्यूटन साहब, यानी ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल की अगर बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी ये ऑप्शन मतलब गड़बड़ हो गया है, ये पावर हो जाएगा 8। ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी पावर 6 है और पावर यहाँ पर 6 है, सॉरी 7 है, और यहाँ पर 10 है, लेकिन ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन सी 3 × 10 के पावर 8, यानी 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कभी किलोमीटर में दे देता है तो कहता है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का चाल। कहाँ पर? तो निर्वात में, और लगभग हवा में भी इतना ही होता है। हवा में लगभग इतना ही होता है, एग्जैक्ट तो नहीं होता है, लेकिन लगभग एकदम इसके पास में होता है। तो हवा में भी हम लोग बोल देते हैं कि हवा में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 49 नंबर। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो सबसे अधिक प्रकाश का चाल जो होता है सबसे अधिक हवा में होता है। हवा में, यानी ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। जल में हवा की अपेक्षा कम, शीशा में भी और हीरा में भी कम होता है। ठीक, हवा में सबसे अधिक होता है। आगे प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है ये कणों को टिंडल प्रभाव के रूप में दृश्य बनाता है। टिंडल प्रभाव के रूप में दृश्य, यानी देखने योग्य। जैसे प्रकाश जो कण होते हैं वायु में मिले हुए छोटे छोटे कण इस तरह नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन संकीर्ण छिद्र के सहायता से अगर कोई प्रकाश आ रहा है तो उसमें हमें कणों को छोटे छोटे जो कण होते हैं वायु में मिले हुए दिखाई पड़ने लगते हैं। इसी प्रभाव को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग की अगर बात करें तो नेत्र का रंगीन भाग होता है परितारिका, यानी आइरिस, यानी ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आइरिस जो होता है ये नेत्र का रंगीन भाग होता है। आगे प्रश्न देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यौगिकों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो अत्यधिक ऊंचाई में उड़ते हुए यात्रियों को आकाश जो होता है ये काला प्रतीत होता है, यानी ऑप्शन सी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष से अगर देखा जाए तो आसमान जो होता है ये काला दिखाई पड़ता है, और पृथ्वी से जब देखते हैं तो आसमान जो होता है नीला दिखाई पड़ता है। तो नीला दिखाई पड़ने का कारण आखिर क्या होता है? तो ये सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है, जिसके कारण श्वेत जो आसमान होता है वो हमें पृथ्वी से नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो श्वेत प्रकाश है उसमें बैगनी यानी नीला कलर का जो प्रकाश होता है वो ज़्यादा प्रकीर्णित होता है, जिसके कारण आसमान जो होता है नीला दिखाई पड़ता है। और वहीं अंतरिक्ष में अगर चले जाएं तो अंतरिक्ष से आसमान काला दिखाई पड़ता है। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि सूर्य या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो आकाश होता है वह रक्ताभ यानी लाल दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रक्ताभ दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये घटना जो होती है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय प्रकीर्णन के घटना के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश जो होता है रक्ताभ यानी लाल दिखाई पड़ता है। इसमें क्या होता है, जो लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, तो वही प्रकाश जो होता है हमारे नेत्रों के पास पहुंच पाता है, इसलिए आसमान जो होता है उस समय लाल दिखाई पड़ता है। आगे प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? अगर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश काला प्रतीत होता, क्योंकि वायुमंडल के कारण ही प्रकाश जो है मतलब आसमान जो है नीला दिखाई पड़ता है, यानी ऑप्शन बी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न
प्रश्न है 55 नंबर, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? यानी दोपहर के समय सूर्य को अगर देखा जाए तो वह श्वेत प्रतीत होता है। दोपहर के समय सूर्य जो होता है श्वेत प्रतीत होता है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 56 नंबर, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 57 नंबर, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या जो है ये प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं 58 नंबर, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इंद्रधनुष की अगर बात करें तो इंद्रधनुष जो है ये सूर्य जिधर से उगा होता है उधर के विपरीत दिशा में, यानी सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष। ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं 59 नंबर, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई पड़ता है? तो यह घटना होता है प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य जो होता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है। ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आगे प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है? यानी दृष्टि का अस्थायित्व की अगर बात करें, अस्थायित्व जो होता है ये दृष्टि के सामने, मतलब अगर कोई वस्तु को हम देखते हैं और उसका चित्र हमारे नेत्र पर कितने समय के लिए बना रहता है तो वह समय होता है 1/10 सेकेंड। यानी ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। 1/10 सेकेंड तक किसी भी चित्र का प्रभाव हमारे नेत्रों पर रहता है। कहीं कहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 1/16 सेकेंड भी लिखा गया है। ठीक, लेकिन ज़्यादातर केस में 1/10 सेकेंड होता है। ऑप्शन ए हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 1/10 सेकेंड तक किसी भी प्रतिबिंब का प्रभाव हमारे नेत्रों पर रहता है। इसे ही हम लोग दृष्टि निर्बद्धता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दृष्टि निर्बद्धता कहते हैं। दृष्टि निर्बद्धता की घटना है। 1/10 सेकेंड तक प्रभाव हमारे नेत्र पर रहता है किसी भी वस्तु का, प्रतिबिंब का। आगे प्रश्न है 61 नंबर, तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः लैम्डा के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन सी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। लैम्डा का जो चिन्ह होता है इस तरह से होता है। लैम्डा के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है तरंगदैर्ध्य को। और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किस प्रकाश का होता है? लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो होता है सबसे अधिक होता है। और लैम्डा जो होता है इसका मात्रक क्या होता है? तरंगदैर्ध्य का मात्रक। तो तरंगदैर्ध्य का मात्रक जो होता है ये मीटर में होता है। मात्रक जो होता है मीटर होता है। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 62 नंबर कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल जो होता है विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? समान होती है, भिन्न भिन्न होती है? यानी समान और भिन्न भिन्न दोनों होती है तो भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ऑप्शन बी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। निर्वात में सबसे अधिक, उसके बाद हवा में, उसके बाद पानी, इस तरह से करते हुए अलग अलग माध्यम अगर बदलेंगे तो प्रकाश का चाल क्या होगा? बदलेगा। ठीक, आगे प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है? तो लगभग समान होता है। वायु में प्रकाश की चाल जो होता है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात का लगभग समान होता है। यानी ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड चाल होता है। ठीक, आगे प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है? तो जब श्वेत प्रकाश की किरण जो होती है प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे अधिक विचलन बैगनी प्रकाश की किरण में होता है। यानी ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। लाल में सबसे कम होता है। आगे प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे का टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन है। यानी ऑप्शन सी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों का पूरा क्वेश्चन समाप्त होता है। सेकंड चैप्टर यानी मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर नंबर 3। तो तब तक के लिए धन्यवाद।